आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग फिर से क्लास 11 केमिस्ट्री का यूनिट 7 में जो इक्विलिब्रियम लेसन है उसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और इस टॉपिक में आप देखेंगे कि हमारे पास जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो अब टॉपिक्स बच गए हैं उसमें एक टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। तो आज हम लोग जो है इसी बफर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ये केमिकल इक्विलिब्रियम की जो ये सीरीज है उसमें ये वीडियो नंबर जो है ये 21 है। आप और मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और आपको ये समझ में आएगा। तो जैसा कि पहले टॉपिक पर ही हम लोग देख ले रहे हैं कि ये जो टॉपिक है आपका बफर सॉल्यूशन, ये सबसे पहले हम लोग इसको इंग्लिश के फॉर्म में जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है और ये बफर होता क्या है। देखिए क्या होता है, बफर उस कंडीशन को कहते हैं, या इन जनरल अगर हम लोग बात करें जनरल नॉलेज जीके जीएस की बात करें तो उसमें देखेंगे कि बफर स्टेट एक शब्द आता है जो दो मजबूत देशों के बीच का जो स्टेट होता है। तो यहाँ क्या है कि इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि अब मान लीजिए एसिड और बेस की बात हो रही है, तो एसिड और बेस दोनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। यहाँ एसिड की पीएच कम होती है, बेस की पीएच ज़्यादा होती है। 7 जब अगर पीएच हो गया तो वो न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं जो है इन दोनों के बीच वाले कंडीशंस के सॉल्यूशंस की बात हो रही है जिसका स्ट्रेंथ उन दोनों से कम होता है। तो यहाँ हम लोग बफर सॉल्यूशंस की देखेंगे कि उस तरह के सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशंस में आते हैं। मतलब बफर का मतलब मैंने बताया आपको कि बफर एक कंडीशन है जब वो दो स्ट्रॉन्ग, जैसे जीएस में बताते हैं, दो स्ट्रॉन्ग नेशन के बीच का एक छोटा सा कमज़ोर देश होता है, दोनों के बीच में उस पर दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आप इसी तरह से आप देखेंगे कि एसिड बेस में जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ सॉल्यूशंस बफर सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो कन्वर्ट कैसे होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। और इस अगर बफर सॉल्यूशंस होते हैं तो कितने टाइप के, तो ऑब्वियसली है कि एसिड बेस है तो जहाँ जिसका इन्फ्लुएंस होगा तो उस तरह के बफर सॉल्यूशंस जो हैं यहाँ पर बनेंगे। जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशंस भी बनेगा और बेसिक बफर सॉल्यूशंस भी बनेगा। तो आइए इसको एक एक करके हम लोग जो है इस कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो है हमारा डेफिनेशंस क्या बोलता है। देखिए, द सॉल्यूशंस which resist change in pH on dilution or with the addition of a small amount of acid alkali are called buffer solutions। मतलब कहने का है कि बफर सॉल्यूशन एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच को रेसिस्ट करता है, मतलब पीएच चेंज का विरोध करता है। कब? जब उसका डाइल्यूशन किया जाता है, जब उसमें मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ मिलाया जाता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाता है। द सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन, या तो उसको डाइल्यूट कर दिया गया, उसमें वाटर वगैरह का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया गया, परसेंटेज बढ़ा दिया गया, और विद द एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। और दूसरा क्या करते हैं, या तो आप उसको डाइल्यूट कर दीजिए या उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली को मिला दीजिए। तो इसको मिलाने के बाद जो रिजल्ट सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग बेसिकली बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मिलाने के बाद ये दोनों सॉल्यूशन, अगर एसिड है या बेस है कुछ भी है, तो उससे इसका नेचर चेंज होता है। अब देखिए इसमें मिक्सिंग के आधार पर कि आप क्या मिला रहे हैं, अल्कली मिला रहे हैं या बेस मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, ये अल्कली मिला रहे हैं या एसिड मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ये बनते हैं, बफर सॉल्यूशंस बनते हैं। जैसे एक को हम लोग कहते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया, दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया। एसिडिक बफर सॉल्यूशंस में क्या आएगा, देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कब बनता है, जब वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट फॉर्म विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका सीधा सीधी मतलब है कि इसमें वीक एसिड लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ वीक एसिड हम लोग ले रहे हैं CH3COOH, एक वीक एसिड है, और कह रहा है इट्स सॉल्ट फॉर्म विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए जी, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को लगा देते हैं तो ये सॉल्ट बनता है। तो CH3COONA, ये क्या बन गया जी, ये सोडियम
एसीटेट बन गया, ये तो सॉल्ट बन गया, ठीक है। और बाकी जो ये आपका बच गया OH, ये OH जो है ये और इसके H के साथ ये रिएक्ट करके H2O बनकर निकल जाता है। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ जो कि आपका कहलाएगा क्या, सोडियम एसीटेट। क्या कहलाएगा ये बच्चों, सोडियम एसीटेट। आप यहाँ ध्यान देंगे कि अब क्या है कि अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिए कि सॉल्यूशंस फॉर्म्ड बाय एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। अब ये सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी होगा और सोडियम एसिड, क्योंकि हर एक कंपोनेंट तो नहीं रिएक्ट कर जाएगा। तो अब जो फॉर्मेशन होगा स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाने के बाद, उसको हम लोग जो है सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशंस में एसिड का नेचर वीक होता है। मतलब जोन सा भी बफर सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें उसका जो मेन कंपोनेंट होगा उसका नेचर वीक होगा। तो यहाँ हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसमें जो एसिड होगा वो वीक होगा। क्लियर है। अब इसका जब आप लोग देखेंगे तो पीएच स्केल पर इसकी जो पीएच आ जाएगी वो 4 पॉइंट, ये इसमें हम लोग देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जा रहा है 4.75। तो ये वाला जो पीएच आ जा रहा है ये बेसिकली किस चीज़ का पीएच है, ये एसिड का पीएच है। आपको मालूम ही है कि 7 से नीचे जब भी हमारा रेटिंग आता है पीएच का तो वो एसिडिक फॉर्म में होता है। अब देखिए बेसिक बफर सॉल्यूशंस में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अब इसमें बेसिक बना रहे हैं तो हमारा बेस क्या होगा, वीक बेस होगा, है ना। और इसका जो है सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा एंड इज सॉल्ट फॉर्म विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है। तो अब जैसे मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अब आप देखिए इसको बहुत सिंपल ढंग से देखना है कि मान लीजिए यहाँ वीक बेस है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है जैसे NH4OH जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये हम लोगों ने क्या लिया, वीक बेस लिया, ये वीक बेस में आता है ना। और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपको मालूम है कि HCl जो है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये देखिए क्लोरीन तो इस जगह पर आ गया और ये इसके साथ मतलब निकल गया। तो ये देखिए अमोनियम NH4, देखिए NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड और यहाँ से वाटर निकल गया। तो ये जो सॉल्ट बना ये किससे बना, ये बना उस समय में जब आप क्या कर रहे हैं, वीक जो है बेस ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग जो है एसिड ले रहे हैं। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड जो बनता है इसका नेचर कैसा होता है, ये जो है ना बेसिक बफर सॉल्यूशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इसकी जो पीएच रेटिंग की जाती है वो 9.25। 9.25 का मतलब है 7 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि ये एक प्रकार का इसका नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। ठीक है। आइए इसमें अब हम लोग कुछ देखते हैं कि डिज़ाइनिंग बफर सॉल्यूशंस। अगर आप मान लीजिए कि बफर सॉल्यूशंस को आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको आप कैसे डिजाइन करेंगे, उसमें किन क्या क्या चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे, और इस पर सवाल वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए नॉलेज ऑफ pKn एंड pKb। अब ये देखिए pK और pKb क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको मालूम ही है कि ये K से इसकी वैल्यू ये डिनोट करते हैं। अब जब pK की वैल्यू है तो इसका मतलब हो गया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द एसिड ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कि आप pKa की बात आप करेंगे तो pKa का जो हम लोग सिंपल मतलब ये निकालते हैं कि इसकी वैल्यूज़ क्या हो सकती है, तो ये या pK और pKb को क्या कहेंगे। तो आप देखिए कि इसको सिंपली हम लोग इस तरह से लिखते हैं जैसे कि जस्ट आपको दिखाने के लिए pKa की वैल्यू जो है ये हो गया, देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द
एसिडिक सॉल्यूशन। और उसी तरीके से pKb की वैल्यू हो जाएगी कि आपका ये हो जाएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जनरली हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो है हम लोग इसमें बार बार ये आता भी है कि इसको किस तरह से मतलब यूज करें, और टर्म में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ सॉल्यूशन इज pKa। अगर जो है इसमें इस तरह से जब pKa की बात आ जाएगी तो Ka तो रहेगा, दैट इज द एसोसिएट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। K क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है लेकिन जब P लगा देंगे तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमारे लिए क्या है कि, और pKb का मतलब क्या हो गया कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन वो बेसिक सॉल्यूशन में होगा। तो अब हम लोग जो है प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए अगर हम लोगों को प्रिपेयर अ बेसिक, देखिए यहाँ पर अगर क्या है कि अगर टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ एसिडिक पीएच, अगर हम लोग एसिडिक पीएच बफर कर रहे हैं तो हमारा एसिड क्या होगा? वीक होगा, है ना। और सॉल्ट जो है फॉर्म होगा किसके साथ? बेस के साथ। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है लिया गया है एक वीक एसिड और इस तरह से इसको फॉर्म करवाया गया। तो ये एसिड है तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। और इस तरह से देखिए यहाँ अब मान लीजिए इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल रहे हैं, जैसे Ka का एसिडिक सॉल्यूशन का। तो देखिए ये H3O माइनस बाई HA ये रिएक्टेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दोनों का लॉगरिथम दोनों तरफ से ले रहे हैं। तो ये लॉग Ka हो गया, फिर यहाँ ले रहेंगे लॉग H3O प्लस लॉग A बाई HA। तो ये लॉग लेने की बात आइए अब यहाँ पर उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया है। अब क्या करते हैं कि उस इक्वेशन के दोनों तरफ में माइनस साइन ले लेते हैं, सब माइनस से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस लॉग Ka आ गया, माइनस लॉग H3O प्लस आ गया, और देखिए माइनस लॉग A माइनस HA आ गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि माइनस लॉग pKa आ गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पहले वाला जो टर्म था pKa का, कि pKa जो है आपका क्या हो गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए लॉग माइनस लॉग Ka जो है ये किसके बराबर हो गया? pKa के बराबर। अब देखिए ये माइनस लॉग H3 प्लस क्या है? देखिए इसमें क्या है कि H3 प्लस में उतने ही प्लस जुड़ेंगे जितना कि इसके अंदर में मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो लगभग इसका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के बराबर होता है। तो हम लोग माइनस लॉग H3O प्लस को H प्लस ही मान लेते हैं और इसको pH के बराबर कर देते हैं, माइनस लॉग A बाई HA। अब देख लीजिए ये PHA। अब इसी जगह पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे इसको इक्वेशन के दाएं बाएं कर दिया जाता है, तो इसको इस तरफ से ले आएंगे और इस तरफ से ले आएंगे तो यहाँ कन्वेंशन चेंज हो जाता है। तो चेंज हो जाएगा तो pH इक्वल टू pK प्लस लॉग A आपको मालूम है कि कॉन्जुगेट बेस है उस पहले वाले रिएक्शन का, और बट्टे एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस, तो अब यहाँ देखिए pH pK लॉग कॉन्जुगेट बेस किसका? तो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन किया और नीचे एसिड। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड हो गया। ये इसी कॉन्जुगेट बेस के कारण, क्योंकि ये जितना छोड़ेगा इसी से रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट बाय एसिड हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हम लोगों के पास जो आया निकल के, इसको हम लोग जो है ना हेंडरसन और हैसेलब्लाच इक्वेशन भी बोलते हैं। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि एसिटिक एसिड का pK वैल्यू जो है, यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट
इन द सॉल्यूशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन। याद रखिएगा pKa की वैल्यू जो है 4.76 है, और तो देयरफॉर pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन फॉर्म बाय द एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट टेकन इक्वल मोलर कंसंट्रेशन विल बी अराउंड 4.76। इसमें इसका कहना है कि जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं pKa की वैल्यू, तो क्या होता है 4.76 है, तो इसीलिए इसका pH वैल्यू भी जो है वो इतने ही के बराबर होगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट जो है, जो सॉल्ट हुआ और एसिड हुआ, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक ही है। तो जब ये सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एक होगा तो ये यहाँ क्लियर कट जाएगा, तो सिंपली जो pKa की वैल्यू है 4.76 वो pH के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब मान लीजिए बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना है तो बी कैसा होगा, ये वीक होगा। आपको मालूम है ना, जिस नेचर का आपको सॉल्यूशंस बनाना है तो उसका जो है हम लोग वीक कंपोनेंट लेते हैं और H2O के साथ रिएक्ट कराया। देखिए अगर ये वीक बना है, वीक मतलब ये है बेस है, तो इसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। याद रखिएगा इस बात को, ये रूल्स है। तो H2O के साथ किया तो यहाँ देखिए BH+ और OH- यहाँ पे बन के आया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका हम लोगों ने Kb निकाला, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला Kb, तो BH प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट B कर दिया हम लोगों ने। अब दोनों तरफ से निगेटिव लॉगरिदम ले लिया, -log Kb, और इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ OH है तो OH का पहले लिया -log OH और -log ये BH/B। अब देखिए log pKb, ये -log Kb जो है pKb के बराबर हो गया, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन हो गया। POH जो है आपका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से OH- कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस हो गया, -log BH/B हो गया। अब ये देखिए बेसिकली क्या है ना, ये कॉन्जुगेट एसिड है। मैंने पहले ही बताया था कि ये एक वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ BH, और ये वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड हुआ और नीचे में फिर ये बेस तो है ही जो रिएक्टेंट है, तो नीचे बेस कर दिया। अब इसको जो है हम लोग देख ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि सॉल्ट बाय बेस, ये सॉल्ट के फॉर्म में आ गया तो सॉल्ट बाय बेस कर दिया इसको, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट यहाँ पर जो ये एसिड बना यही तो फर्दर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से सॉल्ट बाय बेस कर दिया हम लोगों ने। इस इक्वेशन को भी हम लोग जो है हैंडरसन हैसलब्लच इक्वेशन बोलते हैं। अब याद देखिए POH pKb, अब लॉग जो है सॉल्ट बाय बेस हो गया। अब आपको मालूम है कि pH कैन बी कैलकुलेटेड। pH को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो pH + POH = 14। ये इक्वेशन हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में देख रखा है कैसे होता है, pH + POH = 14। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन जो होता है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डाइल्यूशन। अगर मान लीजिए आप इसको कितना भी डाइल्यूट वगैरह करेंगे, इससे pH जो है बफर सॉल्यूशन का वो अफेक्टेड नहीं होता है। कारण यह है कि रेशियो जो होता है सॉल्ट एंड बेस का, बिकॉज द रेशियो अंडर द लॉगरिदमिक टर्म, ये जो लॉगरिदमिक टर्म में जो इनका रेशियो है वो जो है ना अनचेंज रहता है। अगर आप कितना भी डाइल्यूशन वगैरह ये करेंगे, लेकिन लॉगरिदमिक मेथड से निकालेंगे तो इनका रेशियो में जो है ना बहुत मतलब चेंजेज होता ही नहीं है। इसीलिए जो है ना इसका pH भी अफेक्टेड, मतलब pH की जो वैल्यू है वो अफेक्टेड नहीं होगी। तो इतना ही था बच्चों इस बफर सॉल्यूशन वाले टॉपिक में। अब इस पे इसी सवाल वगैरह पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे, आप लोग थोड़ा एक आध बार और देख लीजिएगा इसको बढ़िया से, और जहां आपको ऐसा लगे कि ये आपको मालूम है वहां थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप।